सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के रिजल्ट्स के बाद मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स आने शुरू हो चुके हैं। 305 रुपए का टारगेट है देवेन चौकसी रिसर्च, इनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिवेन्यू ग्रोथ बहुत बढ़िया दिया। आपने रिजल्ट्स देख लिए होंगे चैनल पर या इधर उधर कहीं भी आपने देखे हो। आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कंपनी ने ग्रोथ दिखाया अपने रिवेन्यू पर। कंपनी के मार्जिन बढ़े, बट कंपनी में एक चीज सबसे बुरी रही, अभी उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन दूसरे मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं यहां पर कि कॉशियस रहना चाहिए। स्टॉक का जो रिजेक्शन जोन है अब 300 पर आ चुका है और 275 275 अब इसका नया बेस है। 275 से 280 की एक्सपेक्टेशन यहां पर है। कोई भी रैली अगर मिलती है तो 300 एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको वहां पर प्रोवाइड करेगा, ये कहना है अनदर मार्केट एक्सपर्ट्स का। तो मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर कहीं ना कहीं कॉशियस है। और अगर हम 305 देवेन चौकसी भी यहां पर देखें तो 305 ये बता रहे हैं कि टारगेट है। 305 एक्चुअली अब बन जाता है आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन। वो कैसे, अभी उसको समझेंगे। लेकिन कंपनी ने इस बार अपने रिजल्ट्स में जितना बढ़िया ग्रोथ कंपनी ने दिया है रिवेन्यू में, उतना ही बुरा ग्रोथ कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स के अंदर दिया। इस बार कंपनी ने -9% का एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ दिया और इतना खराब कंपनी ने ग्रोथ आज तक अपनी लिस्टिंग के बाद से कभी भी नहीं दिया। तो यहां पर एक्सपेक्टेशन मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की भी टूट जाती है और कंपनी से इन्वेस्टर्स की भी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं टूट जाती है। मैंने आपको एक पॉइंट कई बार बताया है कि इस कंपनी ने साल 2025 के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिए। आप में से काफी सारे व्यूअर्स इस बात को क्रिटिसाइज भी करते हो, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखोगे तो स्टॉक अप्रैल के अंदर, बल्कि अप्रैल नहीं फरवरी 2025 में अपने ऑल टाइम लोज के पास गिर गया था। वहां से स्टॉक ने बढ़िया तेजी पकड़ी थी, 338 तक भी गया था स्टॉक। उसके बाद में लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट है, साइडवेज पैटर्न पर भी चला। 292 से लेकर के 320 तक स्टॉक ने कंसोलिडेशन भी बनाया, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक यहां पर एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न के अंदर है। हमें ये चीज समझनी होती है कि स्टॉक ने ये रिटर्न क्यों दिए और उसके बाद रिटर्न देने में क्यों फेल हो गया कंपनी। ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग कर सके। अब अगर आप यहां पर कंपनी के रिजल्ट्स देखोगे तो कंपनी ने एक्चुअली किया क्या है। दिसंबर में कंपनी ने बहुत बुरा ग्रोथ दिया था, 6% का मात्र, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ पर बहुत खराब गया, जिसकी वजह से स्टॉक में ऑल टाइम लोज के पास गिरावट दिखी। लेकिन फिर आपने देखा कि फरवरी से स्टॉक ने तेजी दिखाई, क्योंकि वहां कंपनी में मार्च में 3 गुना ग्रोथ कंपनी का बढ़ा और फिर जून में भी कंपनी का ग्रोथ 47% पर चला गया। लेकिन फिर वही बात आती है सितंबर में कंपनी ने 42% का ग्रोथ दिया, जो कि कंपनी को फ्लैट बना देती है और कंपनी आने वाले क्वार्टर्स के एक्सपेक्टेशन पर चली, जो कि कंपनी ने जरूर दिए। दिसंबर में कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से बढ़िया रिजल्ट दिया, लेकिन फिर प्रॉफिट्स के अंदर कंपनी मात खा जाती है। तो सारी एक्सपेक्टेशन, अब सितंबर में कंपनी फ्लैट गई, स्टॉक भी फ्लैट चला गया। दिसंबर में कंपनी ने खराब रिजल्ट दिए तो स्टॉक यहां पर कॉशियस है, जिसके बाद में 305 नहीं 292 के बाद स्टॉक क्या ढूंढ रहा है, एक नया बेस ढूंढ रहा है और 282 भी ब्रेक डाउन कर दिया लास्ट सेशन के अंदर। अब जरूरी यह है कि आने वाले क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन। अब आप कहोगे भाई ये क्या बात हुई, अब क्या हम क्वार्टर रिजल्ट्स का ही वेट करते रहे 4-4 3-3 महीने के लिए। एक चीज ध्यान से यहां पर देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है कंपनी की इस समय पोजीशन कि कंपनी का जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड है और एस्टैब्लिशमेंट कंपनी को हर एक डाइवर्सिफिकेशन पर भी करना है और हर एक डाइवर्सिफिकेशन पर कंपनी को ग्रोथ भी लेकर के आना है। तो जब किसी कंपनी में इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है जहां पर एस्टैब्लिशमेंट भी करना है, ग्रोथ भी लेकर के आना है, तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं और अगर उन एक्सपेक्टेशंस पर कंपनी काम ना करे तो इन्वेस्टर्स का एग्जिट भी देखने को मिलता है। यही चीज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लगातार FIS कर रहे हैं। अगर आप यहां कंपनी में FIS का डाटा देखोगे तो FIS ने सितंबर 2023 में 21.58 से आज की डेट में सितंबर 2025 का जो डाटा अवेलेबल है 21.58 से FIS आ चुके 11.85 पर। तो FIS की सेलिंग लगातार आई है, यानी कि एक्सपेक्टेशंस कंपनी से ज्यादा है, बट उसके अकॉर्डिंग कंपनी काम नहीं कर पा रही है। भले ही रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है बट कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नहीं मिल पा रहा। और ये चीज आपको पता लगती है कैसे, कंपनी के रेशियो से।
तीन रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ईपीएस, प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो। अगर ये रेशियोज आपके हायर जोन पर हैं तो पता लगता है कि कंपनी का ईपीएस कम है, और अगर ईपीएस कम है तो कंपनी का पीबी और पी, ये दो रेशियोज बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कंपनी काम नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी अगर आप इसका पीबी रेशियो देखोगे, प्राइस टू बुक रेशियो, वो एक हायर जोन पर चल रहा है। जिस तरह से आपका ईपीएस फ्लैट है, उस तरह से पीबी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कंपनी उस तरह से ग्रोथ नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। एक ग्रोथ जरूर आता है रेवेन्यू के अंदर, बट प्रॉफिट्स में कंपनी बार बार मात खा जाती है। तो इस बार कंपनी में यही हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आप कहोगे भाई अगले क्वार्टर का वेट करें, नहीं, हमें और एक्सपेक्टेशंस की जरूरत रहेगी। फॉर एग्जांपल, कंपनी में एक अपडेट आई है, क्राइसिल ने यहां पर कंपनी के जो अभी कंपनी ने फंड रेज के लिए वारंट्स इशू करे थे ना, वहां पर क्राइसिल ने बताया कि किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं है। ये एक पॉजिटिव न्यूज है। 15,825 करोड़ के कंपनी ने वारंट्स इशू करे, जिसका 3,956 करोड़ का अभी रिसीव हुआ है, और यूज हो चुके 266.19 करोड़ के वारंट्स यूज हो चुके हैं। अभी इन्वेस्टेड है कितने हैं? 2,865.81 करोड़। तो ये एक अपडेट कंपनी ने जारी कर रखी है। अब हमको जरूरत यह है कि ये प्राइस टू बुक रेशियो, ईपीएस, कंपनी का ग्रोथ, ये अलग जगह है। अब स्टॉक क्या करेगा? 33.6 का MFI, 33 का RSI। अब स्टॉक क्या कर सकता है? यहां पर स्टॉक देखेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जांपल, आपने यहां पर देखो एक बार, ये स्टॉक के अंदर चली ट्रेजेक्ट्री पूरी, ये स्टॉक की ट्रेजेक्ट्री है। जब जब स्टॉक नीचे वाली डायगोनल पर आता है, बार बार यहां पर बेस लेता है। जब जब नीचे वाली डायगोनल पर आता है, कभी कभी रिजेक्शन फेस करके डाउनवर्ड में भी चले जाता है, बट अल्टीमेटली वापस से रिकवरी बन जाती है। अब लास्ट सेशन में स्टॉक ने एक बार फिर से इस डायगोनल को हिट करा है, जो कि 282 के बेस के नीचे जाकर के बनती है। 282 के बाद 272 का आपका बेस है, और 305 से 392 जो आपका पहले बनता था स्टॉक के अंदर, 292 से 305 एक कंसोलिडेशन जोन आपका बनता था। यहां पर देखो एक बार, हर बार यहीं पर स्टॉक आकर के कंसोलिडेट कर रहा था। अब ये बन जाता आपका रिजेक्शन जोन, यानी कि लास्ट सेशन जो आपकी डायगोनल पर स्टॉक हिट हुआ है, हमें जरूरत यह है कि भाई यहां से जल्द 282 को वापस से सस्टेन करे, क्योंकि अगर ये सस्टेनेबिलिटी नहीं बनती तो जो मार्केट एक्सपर्ट्स ने, केआर चौकसी ने जो 305 का टारगेट दिया है, भैया ये दूर दूर तक अभी पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो सकती है चीजें यहां पर। तो 282 यहां पर अचीव होना बहुत जल्द जरूरी है, और इस डायगोनल के ऊपर स्टॉक का बेस बनाए रखना भी जरूरी रहेगा आने वाले क्वार्टर तक। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस बीच कंपनी कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंस करती है, तो ये कंपनी में रिजल्ट्स के अलावा अच्छा पोजीशन बना सकती है। अदरवाइज चार्ट की कंडीशन इस समय कुछ खास नजर नहीं आ रही है। बाकी फिर मैं आपको बता दूं, 282 क्रॉस करना जरूरी है, ताकि आप वापस से अपने 292 है ये, 292 से 305 के अपने इस जोन के बीच में आ सको, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज है, और लंबे समय में स्टॉक में ये रेंज चली है एक लंबे टाइम तक। ठीक है, तो ये है इस वीडियो में आज के दिन। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलते अगले वीडियो में।